अब आज की पहली बड़ी खबर, पूरा देश और दुनिया बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर बात कर रहा है। तब बांग्लादेश का गला घोटू प्लान तैयार हो गया है। बांग्लादेश की हरकतों के बीच हर तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सबसे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। कोई भी आतंकी गतिविधि ना होने पाए उसके लिए सुरक्षा बल चौकन्ना है। आपको बताया था कि किस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान मिलकर कोई भी साजिश भारत के खिलाफ कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रास्ते हो या नॉर्थ ईस्ट के रास्ते हो। ये मैंने आपको बताया, ये जो आप देख रहे हैं, ये लाल घेरा जो आप देख रहे हैं, ये जो लाल घेरा है, ये कह रहे हैं यहां से तोड़ दो। इसे चिकन नेक कहते हैं। यहां से तोड़ोगे तो ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग। ये नारा लगा रहे हैं भारत को तोड़ने की। इनकी इतनी हिमाकत कि ये नारा लगाने की हिम्मत रख रहे हैं। अब देखिए बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है। अभी आधी रात, अभी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर है। बांग्लादेश में अभी भी प्रदर्शन हो रहा है और हादी के हक में और यूनुस के खिलाफ और अल्टीमेटम दिया है प्रदर्शनकारियों ने। अब देखिए, ये आप बांग्लादेश की तस्वीर देख रहे हैं, इसका असर भारत में भी दिख रहा है। भारत में लोगों में गुस्सा है। आज बजरंग दल वालों ने तलवारें निकालनी, और न सिर्फ निकाली बल्कि लोगों को जाकर तलवारें देने लगे। बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है, नहीं सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तुम जय श्री राम। कुछ नहीं पता बांग्लादेश की स्थिति जैसी हो रही है, हिंदुओं के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हमारे यहाँ की सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है कि अपने यहाँ पर बांग्लादेशी को रहने नहीं देंगे, और सरकार जिस तरीके से उन्हें भगाने का काम कर रही है, हम उनका साथ देंगे। आप सभी भी उनका साथ दें। और ये शस्त्र वितरण, जो भी हिंदू रक्षा दल से जुड़ेगा उसे शस्त्र चलाना भी सिखाएंगे, शस्त्र देंगे भी, और उसे 10 भाइयों को कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग हिंदू रक्षा दल ने शुरू कर दी है। हर हिंदू ताकतवर होगा और सनातन को मिटाने वाला इस धरती पर रहेगा नहीं। उसको खात्मा करने का और उसके विचार खत्म करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। तो हर बांग्लादेशी तक और पाकिस्तानी और जिहादी तक ये वीडियो पहुंचा देना। हर हर महादेव। भारत में बेवजह गुस्सा नहीं है। बांग्लादेश में भारत के बॉयकॉट के भी नारे लग रहे हैं। कट्टरपंथी अब इस हद तक पहुंच गए, उन्हें लग रहा है भारत को बॉयकॉट का नारा लगाकर वो भारत विरोधी लहर पैदा करेंगे। इसलिए भारत में देखिए, आज मुसलमानों ने, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया, यूनुस का पुतला भी जलाया और यूनुस के खिलाफ बोला भी। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री वो हिंदू, रक्षा मंत्री वो हिंदू,
गृह मंत्री वो हिंदू, मुख्यमंत्री वो हिंदू, और अत्याचार की बात की जाए तो ये लोग कर सकते हैं, पर नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी ने ये चीज नहीं सीखी। इस तरीके की मानसिकता करने वाले हमारे मोदी जी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं है। सबका साथ सबका विकास की बात की है। वहाँ के हिंदू भाइयों को अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम मुस्लिम भाई साहब उनका साथ देंगे। अब देखिए जरा, अब भारत को भी इसका सॉल्यूशन मिल गया है, समाधान मिल गया है। ये जो बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं भारत को तोड़ने के, इसका हल क्या है, कैसे बांग्लादेश की गर्दन टूटेगी, ये आपको बताऊंगा। বাংলাদেশ আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে এই বড় দলকে বলতে চাই, নতুন জালেম হবেন না। বাংলার পবিত্র মাটিতে ভারতীয় আধিপত্যবাদ চলবে না। কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে এই বড় দলকে বলতে চাই। अब आपको मैं सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सदगुरु बता रहे हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है, सुनिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के विभाजन से बनी एक 78 साल पुरानी गलती है, जिसे 1971 में ही ठीक कर लिया जाना चाहिए था। अब जब देश की संप्रभुता पर खुला खतरा मंडरा रहा है, तो मुर्गी को पालकर उसे हाथी बनने देना ही सही समय है। Elephant's neck would be easy to handle. अब तक भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले चंद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने यह बयान जरूर सुना होगा। इस चिकन नेक को यानी चिकन को हमें पोषित करने की जरूरत है, ताकि ये जल्द ही एक हाथी में बदल जाए। जैसे हिंदुस्तान के धर्मगुरु ने ऐलान किया, तो बॉर्डर पार बैठे कट्टर गैंग के पांव तले जमीन खिसक गई होगी। सदगुरु जग्गी वासुदेव का सीधा इशारा क्या बांग्लादेश पर चढ़ाई का है? क्योंकि चिकन नेक को हाथी की गर्दन बनाना है तो नक्शा बदलना होगा। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को हिंदुस्तान से भिड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। तो सदगुरु कह रहे हैं कि करना यह है कि 1971 में कर लेना था जो चिकन नेक जिसे कहा जा रहा है, उसे भारत को ही हाथी की गर्दन में बदल लेना था। अगर तब कर लेते तो अभी यह धमकी नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं चिकन नेक भला क्या है। ये हिंदुस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, थोड़ा और जूम इन करेंगे इसे तो आप देखेंगे वो जहां एक सर्कल को आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं, यही चिकन नेक है। अगर आप देखिए कि भारत को अगर नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों में जाना है तो यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश आप देख रहे हैं। यहीं से जाना है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसी को कहते हैं। इसी को लेकर बांग्लादेशी धमकी देते हैं कि हम इसे काट देंगे तो बाकी का हिस्सा कट जाएगा। अब सदगुरु इसका समाधान क्या बता रहे हैं? बंगाल और बाकी भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है ये चिकन नेक। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में मौजूद है। इसकी चौड़ाई सबसे पतले हिस्से में भी 20 से 22 किलोमीटर है। नक्शे पर यह बिल्कुल मुर्गी की पतली गर्दन जैसा दिखता है अगर आप देखें, इसीलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। यह चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। देखिए कॉरिडोर के नॉर्थ में, उत्तर में नेपाल है और पूर्व में भूटान है। दक्षिण में फुलबाड़ी से बांग्लादेश का बॉर्डर लग जाता है। इतने देशों से घिरा यह भारत का बेहद संकरा इलाका है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ने का एक लौता रास्ता है, ब्रिज है। इसलिए इसे कहते हैं मुर्गी की गर्दन या चिकन नेक। उस्मान हादी ने इसी के नाम पर भारत तोड़ो की साजिश की थी। चिकन नेक तोड़कर 7 राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था, जिसके बाद सदगुरु ने चिकन नेक को हाथी की गर्दन बनाने को कहा। सदगुरु वासुदेव, जग्गी वासुदेव बोले कि गलती 1971 में ही ठीक कर लेनी थी हमें। 78 साल पहले जो ना हुआ वो अब कर देना चाहिए। दरअसल 1947 में विभाजन के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, तब सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही पूर्वोत्तर से जुड़ने का जमीनी रास्ता था उस वक्त। 1962 के बाद के भारत चीन युद्ध के बाद इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ गया। आज भी आपात स्थिति में सेना और जरूरी आपूर्ति यहीं से होती है, इसी चिकन नेक से। तो सदगुरु कह रहे हैं अगर इस हिस्से को और चौड़ा कर लिया जाए, यानी बांग्लादेश का अगर और हिस्सा हमारे हिस्से में होता, तो ये जो चिकन नेक है ये हाथी की नेक हो जाती। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सदगुरु क्या कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। This is not the way to recreate. जब देश का विभाजन हुआ तो 1947-48 में हमारे पास अधिकार नहीं था।
कि हम ये कर सकें, लेकिन 1972 में हमारे पास ये मौका था, लेकिन हमने नहीं किया। अब ये चिकन नेक जिसके बारे में लोग बात करने लगे हैं, इस चिकन नेक को यानी चिकन को हमें पोषित करने की जरूरत है ताकि ये जल्द ही एक हाथी में बदल जाए। ये हमें करना होगा। इसलिए देश सिर्फ चिकन से नहीं बन सकता, उससे हाथी बनना पड़ता है। इसके लिए चाहे तो पोषण की जरूरत हो या फिर किसी दवा की, जो जरूरी वो देकर इससे हाथी की गर्दन बनाना चाहिए। Well, and make it into an elephant. समय तो जरूर आ गया है कि इसको कंधों को एक नेपाल की तरह, एक भूटान की तरह, एक बांग्लादेश की तरह बढ़ाने के लिए उसका एक शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म का एक प्लान बनाना चाहिए। एक स्पेक्ट्रम में शॉर्ट टर्म में एक मिलिट्री प्लान के मुताबिक चंद एक एक्टिविटी होते हैं वो करना चाहिए, और मिड टर्म में वो टाइम जोन हो सकता है 1 से 2 साल का, और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल का। और ये जो कार्रवाई है वो ऐसा करना चाहिए एक ट्रिगर के आधार पर, ताकि हिंदुस्तान को एग्रेसर ना माना जाए। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं जग्गी वासुदेव। उनका कहना है कैसे बनेगा हाथी की गर्दन, लेकिन हाथी की गर्दन के अलावा 2 बांग्लादेश के पास भी चिकन नेक है। वो चिकन नेक कौन सी है देखिए जरा। बांग्लादेश के पास जो चिकन नेक है, जो भारत को धमकी दे रहा है, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास क्या करने का विकल्प है। ये नक्शा आप देख रहे हैं, ये जो हरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का है। ये मेघालय आप देख रहे हैं, भारत का राज्य, और दूसरी तरफ आता है पश्चिम बंगाल। ठीक, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ऊपर, अगर आप देखिए तो ये जो ऊपर हिस्सा है ये है चिकन नेक। अगर ये 80 किलोमीटर का जो रास्ता है पश्चिम बंगाल से मेघालय का, 80 किलोमीटर के रास्ते को अगर तोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश का जो रंगपुर है ये चिकन नेक बड़ा होकर हाथी की गर्दन बन जाएगा, और ये पतला हिस्सा नहीं मोटा हिस्सा होगा नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए। एक ये हिस्सा है, इसके बारे में आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल मेघालय के बीच का इलाका है ये, और इस कॉरिडोर की चौड़ाई 80 किलोमीटर है। साथ ही रंगपुर इलाका बांग्लादेश से अलग हो सकता है, और इस इलाके में 13% आबादी जो है रंगपुर में, ये हिंदू आबादी है। अगला देखिए, दूसरा एक और चिकन नेक है बांग्लादेश के पास ही, ये देखिए चटगांव आपको पता है बांग्लादेश का हिस्सा है, और त्रिपुरा भारत का राज्य है। अब चटगांव नीचे आता है, त्रिपुरा से लगता है, बांग्लादेश का हिस्सा है। यहां भी एक चिकन नेक है उनकी 28 किलोमीटर की। भारत ने अगर यह हिस्सा काट दिया तो यह चटगांव त्रिपुरा का हिस्सा हो सकता है, तो बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है ये। साथ ही यह हिस्सा महज 28 किलोमीटर का है, और बांग्लादेश के लिए इलाके का आर्थिक महत्व भी है इस चटगांव का। चटगांव में लगभग 25 लाख से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। यही हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके यहां जो भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत ऐसी हरकतें करता नहीं है। अगर भारत ऐसी हरकतें करता तो बांग्लादेश का साइज और छोटा हो जाता। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। जैसे इंडिया का चिकन नेक है, बांग्लादेश का भी 2 चिकन नेक है। एक चिकन नेक बांग्लादेश को रंगपुर से कनेक्ट करता है, जो बांग्लादेश का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज एरिया है। सेकेंड चिकन नेक उनको कनेक्ट करता है थ्रू चिटागंग पोर्ट, व्हिच इज द नर्व सेंटर ऑफ देयर इकोनॉमी। अगर इंडिया का पास इंडिया इज ट्रबल बाय 1 चिकन नेक, देन बांग्लादेश हैज 2 चिकन नेक्स। और देखिए भारत को बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। भारत ने अभी पिछले दिनों ही एक शानदार पारी खेली ऑपरेशन सिंदूर में। बांग्लादेश की सेना तो भारत के आगे कहीं नहीं ठहरती है। दोनों सेनाओं की ताकत भी आंक लें और सेना को केवल इशारा ही दे दिया जाए तो सेना को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपको बताऊं, देखिए जरा दोनों की ताकत। बांग्लादेश को भी यह ताकत हिंदुस्तान की देख लेनी चाहिए। जब पता हो सामने वाली टीम भारी पड़ेगी तो खामोश रहने में ही भलाई है। देखिए कैसे भारत के पास एयरक्राफ्ट 2229 है और बांग्लादेश के पास 224 एयरक्राफ्ट हैं। ताकत में भी कहीं नहीं बैठता है। इसके अलावा देखिए फाइटर जेट, भारत के पास 513 फाइटर जेट हैं और बांग्लादेश के पास 42। आसमानी लड़ाई में फाइटर जेट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और जंग आधी आप ऐसे ही जीत लेते हैं जब आपकी वायु क्षमता ज्यादा बड़ी होती है। अगर आपकी एयरफोर्स स्ट्रांग है तो आप जंग आसानी से जीत लेते हैं। हेलीकॉप्टर देखिए भारत के पास 899 है, बांग्लादेश के पास 65 हेलीकॉप्टर है। अटैक हेलीकॉप्टर
भारत के पास 80 हैं, बांग्लादेश के पास एक भी नहीं है। बख्तरबंद गाड़ियां, जब जमीन पर लड़ाई होगी तो इन्हीं गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। भारत के पास 1.5 लाख है और बांग्लादेश के पास 11,500 टैंक। जब बॉर्डर पर लड़ाई होगी तो यही टैंक आग के गोले बरसाएंगे। भारत के पास 5,978 टैंक हैं, बांग्लादेश के पास 662 टैंक हैं। ये आ गए युद्धपोत, विमान वाहक पोत, इसमें फाइटर्स होंगे। ये बांग्लादेश के नजदीक लगाया जाएगा और फाइटर सीधे उड़ के हमला कर सकते हैं। भारत के पास 2 ऐसे युद्धपोत हैं और बांग्लादेश के पास 0, एक भी नहीं। पनडुब्बी, भारत के पास 18 पनडुब्बी है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया भारत अब पनडुब्बी से भी मिसाइल दाग सकता है, K4 मिसाइल जो 2 टन परमाणु हथियार ले जा सकती है। बांग्लादेश के पास केवल 2 पनडुब्बी हैं। भारत के पास छोटे युद्धपोत भी 14 है, बांग्लादेश के पास वो भी सिर्फ 7 हैं। तो इसलिए ये जो ताकत है बताती है बांग्लादेश भारत के आगे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता है, यानी सैन्य क्षमता में तो कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन कट्टरपंथियों की फौज जो गले फाड़ नारे लगा रही है, उन्हें भी ये ताकत देख लेनी चाहिए। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो कब से नहीं हो रहा है, वो तो 1946 से हो रहा है, वो सदैव होता रहा है। बेसिकली जो डिवाइड है, जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड होता है, वो इतना गहरा होता है कि उसको आप कर नहीं सकते। वही लोग उसी पाकिस्तान को जिन्होंने उनकी 30 लाख की औरतों को रेप किया, उनसे संतानें पैदा करी, नस्ल बदलने की बात करी पंजाबी पाकिस्तानी डोमिनेटेड आर्मी ने, उसका फिर साथ देने लग गए हैं। अब देखिए इसका समाधान क्या है। मैंने आपको बता दिया गर्दन तोड़ने का तरीका क्या है, एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं, और गर्दन दबाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान से जो भारत आए रिफ्यूजी, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, यूनुस के खिलाफ। अब देखिए, जो ट्रक बॉर्डर के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भारतीयों ने रोक लिया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी वापस जाओ, अंदर घुसने नहीं देंगे। होटल रेस्टोरेंट में पोस्टर लग गए इस तरह के कि बांग्लादेशी नॉट अलाउड, यानी बांग्लादेशियों की एंट्री बंद है, अंदर बांग्लादेशी नहीं आ सकते हैं। ये अलग अलग जगह पोस्टर लगे हुए हैं। বাংলাদেশি নট অ্যালাউড লেখা রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু একইভাবে কিন্তু এই ঘটনার কিন্তু তীব্র অ্যালাউ ইন দিস প্রপার্টি, এই মুহূর্তে কিন্তু এই পোস্টারই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু লাগানো হচ্ছে, বিভিন্ন যে সমস্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি যেখানে। अब देखिए जरा, दोनों तरफ बॉयकॉट की आवाज हो रही है। भारत में बॉयकॉट हो रहा है यूनुस का, बांग्लादेश का। भारत में सालाना 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी आते हैं। 2019 में 25 लाख, 2023 में 21 लाख, 2024 में 17 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी आए। इनमें 6 लाख से ज्यादा मेडिकल वीजा पर भारत पहुंचते हैं। शिक्षा और पर्यटन के लिए भी बांग्लादेशी भारत आते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा के खिलाफ विरोध हो रहा है। भारत से आवाज उठ रही है कि बांग्लादेशियों को मत आने दो। बंगाल के सिलीगुड़ी में होटल एसोसिएशन ने फैसला कर लिया है, सिलीगुड़ी के 200 से ज्यादा होटलों में बांग्लादेशियों को कमरे नहीं दिए जा रहे। यही मांग अब देश भर में बांग्लादेशियों के खिलाफ होने लगी है। और इतना ही नहीं, कल मैंने आपको बताया इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेशियों पर बैन की मांग हो रही। संतों ने कहा आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल मत करो। अगर बांग्लादेशियों को आईपीएल खेलने दिया तो पिच उखाड़ देंगे। 2026 आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर खेल सकते हैं। उन्हें केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। 2025 में एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेला था। अब देखिए, बांग्लादेश में भारत का विरोध हो रहा है, बांग्लादेश में भारत का बॉयकॉट हो रहा है। इनकलाब मंच ने सरकार से कहा भारतीयों को नौकरी से हटाओ, कहा यहां काम करने वाले भारतीयों के वर्क परमिट रद्द कर दो। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं भारत के दबाव में फैसले मत करो, उनके मुताबिक मत चलो और उनसे ज्यादा रिश्ते मत रखो।
2 लाख से ज्यादा हिंदू और बौद्ध को मारने पर आमादा है, उन्हें घरों से भगाने और नामो निशान मिटाने का ऐलान किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कट्टरपंथियों ने बैनर लगाकर यह धमकी दी है बाकायदा। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इस पूरे मामले पर बहुत से लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि ओवैसी कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, ओवैसी क्यों खामोश है। सुनिए अब ओवैसी क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश जो बना वो बना था सेक्युलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27, 28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेक्युलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाकयात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया, और उम्मीद करते कि हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से और ख़राब ना हो, और जो भारत सरकार कोशिशें कर रही है उसकी हम उसको सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में ताल्लुकात को अच्छा रखने के लिए। तो भारत में अगर बॉयकॉट हो गया बांग्लादेश का तो वो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, लाखों लोग हर साल बांग्लादेश से आते हैं, कोई अपना इलाज कराने आता है, कोई घूमने आता है, कोई नौकरी करने आता है, कोई दूसरे मकसद से आता है। देखिए जरा, भारत एक और एक्शन लेगा, दाना पानी बंद हो जाएगा। भारत से बांग्लादेश के पास कई बेहद जरूरी सामान जाते हैं। बांग्लादेश को गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, आलू, लहसुन, मसाले सब यहीं से जाते हैं। फल, सब्जियां, कपास, रिफाइन, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, स्टील, दवाएं, यहां तक कि बिजली सप्लाई भी भारत से होती है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 755 करोड़ का चावल भारत ने भेजा। बांग्लादेश को 6,500 करोड़ के गेहूं का भी निर्यात किया है। 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को करीब 7,24,000 टन प्याज भेजा है। इसके साथ ही 2022-23 में 3.5 लाख टन आलू का निर्यात किया है। अब देखिए जरा टेक्सटाइल। बांग्लादेश अपने सबसे बड़े टेक्सटाइल उद्योग से जिंदा है। भारत से कपास खरीदकर वो कपड़ा दुनिया भर में बेचता है। हम कुल कपास और जूट का 35% हिस्सा बांग्लादेश को बेचते हैं। अगर सप्लाई रोक दें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, उसका टेक्सटाइल मार्केट बैठ जाएगा। 2022-23 में दोनों में व्यापार करीब $16 अरब का था। इनमें भारत उसे $14 अरब का सामान बेचता है, जबकि हम बांग्लादेश से $2 अरब का सामान खरीदते हैं। और भारत ने बांग्लादेश की मदद के लिए $8 अरब भेजे, जिसकी मदद से वहां सड़कें, रेल, बंदरगाह तैयार किए जा रहे हैं। तो सोचिए जरा, भारत अगर ये मदद बंद कर दे, भारत अगर सामान भेजना बंद कर दे तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा। सुनिए जरा व्यापारी वर्ग क्या कह रहा है। अगर भारत चाहे, जो बांग्लादेश का रवैया है भारत के प्रति, भारत चाहे तो भारत के पास बहुत सारी ऑप्शंस टेबल पे है। उनकी बिजली की सप्लाई की लाइंस भी भारत से होके जाती है। अगर उन सप्लाई लाइंस को कल को बंद कर दिया जाए तो बांग्लादेश अंधकार के नीचे ढक जाएगा। और अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि वो चीन उनको ऐसे हालात में बचा लेगा, तो चीन से बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं लगता है। और अगर चीन से ये सारी चीजें बांग्लादेश को इंपोर्ट करनी पड़ी तो ये एयर फ्रेट के जरिए आएंगी, जो कि बांग्लादेश को बहुत महंगा पड़ेगा। बांग्लादेश का हाल आपने देख लिया, ट्रेड एक्सपर्ट क्या कह रहे थे। लेकिन बांग्लादेश के जो इस वक्त चीफ है यूनुस, उनके लिए दिन कम बचे हैं। उनको फेयरवेल भी दिया जा रहा है। आज अमेरिका के एम्बेसडर पहुंची यूनुस से मिलने के लिए। यूनुस के पास वक्त कम है, फरवरी में चुनाव है, चुनाव के बाद एक सरकार बनेगी और वो सरकार मुल्क चलाएगी। अगर कट्टरपंथियों के हाथ में चाबी आ गई तो बांग्लादेश का सत्यानाश हो जाएगा। हालात अभी हैं, लेकिन बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो भारत के खिलाफ कोई हिमाकत या साजिश रचते हैं तो उन्हें भी मुश्किल उठानी पड़ सकती है। मैं आपको बताऊं कैसे। ये आ गया मैप, ये बांग्लादेश का नक्शा आप देख रहे हैं। बांग्लादेश के नक्शे के चारों तरफ अगर आप देखिए तो भारतीय राज्य हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क भी कहा जाता है, यानी चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा है। भारत बांग्लादेश में 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बंगाल और बांग्लादेश 2216 किलोमीटर की सीमा है इनकी, इतनी लंबी। उसके बाद देखिए त्रिपुरा बांग्लादेश 856 किलोमीटर का बॉर्डर है इनके बीच। फिर देखिए मेघालय बांग्लादेश 443 किलोमीटर का बॉर्डर है इनके बीच। मिजोरम बांग्लादेश में देखिए 318 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है।
उसके बाद असम से भी 263 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए पूरा बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका 94% भारत के साथ मिलता है। यानी समंदर के नीचे के हिस्से को छोड़ दें आप तो पूरा बांग्लादेश भारत के घेरे में। भारत बांग्लादेश की सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जमीनी सीमा, जमीनी बॉर्डर है। ऐसे में किसी भी रणनीतिक स्थिति में भारत बेहद मजबूत है। सेना की तैनाती हो, चढ़ाई में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी भारत को। इसी वजह से 1971 में भारत ने उसे आजादी भी दिलाई। पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ बांग्लादेश की मदद की, क्योंकि बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत से जुड़ी हुई थी। ऐसे में भारत के साथ कारोबार काफी आसान हो जाता है बांग्लादेश का। दूसरे बाकी देशों के साथ सीमा विवाद नहीं होते हैं। बड़े पैमाने पर लोग कामकाज, इलाज के लिए भी आते जाते हैं। इसलिए बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि वो हर तरफ से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। सुनिए जरा गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। और एक आज की बहुत बड़ी खबर, पिछले कई दिनों से जिस पर रोज हंगामा हो रहा था, रोज बवाल हो रहा था, इंसाफ और न्याय की मांग हो रही थी और आज इंसाफ हुआ भी। जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर जो कि विधायक था, 2017 में रेप का आरोप लगा। खबर आई कि कुलदीप सिंह सेंगर की हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी है, तो जेल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ, पीड़िता ने प्रदर्शन शुरू किया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पीड़िता जंतर मंतर दिल्ली की अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, एक आप तो कोर्ट से फैसला आने के बाद पहली तस्वीर पीड़िता की आई और पीड़िता ने खुशी जताई है। पीड़िता क्या कह रही, सुनिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? फैसले में बहुत खुश हूँ मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगी और मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। फैसले में बहुत खुश हूँ मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। कुलदीप सेंगर पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद शहर शहर प्रदर्शन हुए। रेप केस में सेंगर को जमानत मिलने के फैसले का पीड़िता ने विरोध किया। दिल्ली से लेकर लखनऊ सहित देश भर में प्रदर्शन हुए। इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेगा। एक बार दिखा दीजिए कि क्या सबूत है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया। एक बार मैं मीडिया के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक बार जाके उनसे पूछ ले कि आप एक सबूत दे दीजिए। मैडम, आप कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी को सुन रहे थे आखिरी में जो बोल रही थी। अब आपको बताता हूं कोर्ट में आज हुआ क्या। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ याचिका दी गई थी। सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से। एसजी तुषार मेहता खड़े हुए, उन्होंने कहा आरोपी बलात्कार का दोषी ठहराया जा चुका है। ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। घटना के दिन पीड़िता की उम्र 16 साल से कम थी। यह ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तय किया। 16 साल से कम उम्र की पीड़िता के मामले में कानून खुद सख्त सजा का प्रावधान करता है। आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली है, न कि कोई छोटी अवधि की सजा है। सिर्फ 7 साल जेल में रहना रिहाई का आधार नहीं है।
गंभीर अपराधों में केवल लंबा समय जेल में बिताना सजा निलंबन का कारण नहीं हो सकता है। एमएलए भी पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट माना जाना चाहिए। जो व्यक्ति सत्ता और प्रभाव की स्थिति में हो, इसलिए उसे पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट मानना जरूरी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट ना मानते हुए सजा सस्पेंड की थी, उसी पर दलील दे रहे थे तुषार मेहता। अब देखिए, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इस बेंच में थे। उन्होंने कहा इस केस में गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना जरूरी है। यह कैसे संभव है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उस दायरे से बाहर कर दिया जाए। जिन जजों ने हाईकोर्ट में सजा निलंबन का आदेश दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। एसजी तुषार मेहता ने कहा हाईकोर्ट का आदेश कानूनी रूप से गलत है। सजा निलंबन का आदेश गंभीर कानूनी पहलुओं को देखे बिना दिया गया है, इसलिए उसे रोका जाना जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, एसजी ने कहा। अब कुलदीप सेंगर के वकील खड़े हुए। कुलदीप सेंगर के वकील ने इसके बाद अपना पक्ष रखा। सेंगर के वकील ने इसे मीडिया ट्रायल बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य परिस्थितियों में किसी रिहा किए गए दोषी की सुनवाई के बिना उसके आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में हालात अलग हैं। आरोपी पहले से ही दूसरे केस में भी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कुलदीप सेंगर से 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पीड़िता क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम चाहते हैं, मेरे बच्चों को सिक्योरिटी दी जाए। मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं, धमकी मिलती है, मेरा देवर जेल में है और मेरा पाँच रही पड़ी हैं। आज तक का 10 साल से मेरे न पति के न मेरे सास के किसी के, वरना मेरे घर में अभी भी धमकियां मिलती हैं। धमकी मिलती है। फांसी का जितने मेरे पति को हत्यारे हैं सबको फांसी होना। मैं सुप्रीम कोर्ट का पहले बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी वो हम लोगों के हक में ही लेगी, हम लोगों की सुनवाई करेगी। और अभी हमारे परिवार के ऊपर खतरा मंडरा ही रहा है। मेरा भाई है, चाचा का लड़का है, ये सब स्कूल जाते हैं, कहीं से भी रास्ते से किडनैप कर सकते हैं, उठा सकते हैं। भी डर लगता है, कभी रास्ते पर अकेले जाते हैं कि कुछ हो जाए। हाँ, डर लगता है, धमकियां भी मिलती है। मैम, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा, उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब आपको बताने जा रहा हूं, पहली बार शायद आप देख रहे होंगे, ये कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है। पिता पर फैसला आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने। देखिए जरा क्या कह रही हैं। उनका कहना है पिता लंबे वक्त से जेल में है और पहली बार कुछ बोली है। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने इमोशनल पोस्ट लिखा है एक सोशल मीडिया पर। इनका नाम इशिता सेंगर। इशिता सेंगर ने अपना दर्द सार्वजनिक रूप से रखा। कहा, मैं एक पत्र बेटी के रूप में लिख रही हूं जो थकी और डरी हुई है। 8 साल तक मैंने और मेरे परिवार ने न्याय का इंतजार किया, यह मानते हुए कि अगर हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। हमने कानून पर भरोसा किया, हमने संविधान पर भरोसा किया, मगर अब मेरा विश्वास टूट रहा है। मेरी पहचान एक लेवल तक सीमित रह गई है, वो है भाजपा विधायक की बेटी। जैसे कि ये मेरी इंसानियत को खत्म कर देता है। जिन लोगों ने मुझसे कभी मुलाकात नहीं की,
कभी कोई दस्तावेज नहीं पढ़ा, कभी कोई कोर्ट रिकॉर्ड नहीं देखा। उन्होंने तय कर लिया कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। इन सालों में मुझे सोशल मीडिया पर कई बार कहा गया कि मैं जिंदा क्यों हूं, अगर जिंदा हूं तो उसके लिए मेरा रेप किया जाना चाहिए, मुझे मार दिया जाना चाहिए या सजा दी जानी चाहिए। यह नफरत काल्पनिक नहीं, रोज की बात है। जब इतने सारे लोग मानते हैं कि आप जीने के भी लायक नहीं, तो यह आपके अंदर कुछ तोड़ देता है। मैं चिट्ठी किसी को धमकी देने के लिए नहीं लिख रही हूं, ना ही सहानुभूति पाने के लिए लिख रही हूं। हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं। कृपया कानून को बिना किसी डर के बोलने दें, कृपया सबूतों की जांच बिना किसी दबाव के होने दें। मैं एक बेटी हूं जिसे अब भी इस देश पर विश्वास है। सुनिए जरा कुलदीप सिंह सेंगर की दूसरी बेटी क्या कह रही है। एक बार दिखा दीजिए कि क्या सबूत है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया। एक बार मैं मीडिया के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक बार जाके उनसे पूछ ले कि आप एक सबूत दे दीजिए मैडम। मैंने तो 6-7 पॉइंट बताए हैं, आप एक पॉइंट बता दीजिए कि ये सबूत है कि आपके साथ ऐसा ऐसा उस दिन हुआ। आज की इनकी दुश्मनी नहीं है हमसे, इनकी दुश्मनी हमसे पुरानी है। तो बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डिटेल पूछे, मैं सारी सवालों का आपका जवाब। मैं बस चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स पे बात करें। पीड़िता की जीत है, उसके साथ खड़ी हुई हर आवाज की जीत है। जोरदार तमाचा वो फैसला देने, उनके समर्थन में उतरने वाले और जो सत्ता सरकार में जिसके विधायक हैं भाजपा के, उनके मुंह पर तमाचा है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए ये कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। पूरे देश में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, पीड़िता ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये फैसला दिया है। तो इससे न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में फिर से एक बार भरोसा जगा है। चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। देश की जनता उनको धन्यवाद दे रही है कि जिन्होंने उस बिटिया को, उस परिवार को अपना नैतिक समर्थन दिया, नैतिक प्यार दिया, नैतिक साथ दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई और जिसके नाते आज आप देख सकते हैं कि आज उस बच्ची को न्याय मिला। हम निश्चित तौर से आज हम सब लोग उस परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नए साल की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और नए साल पर धार्मिक स्थल खचाखच भरे हुए हैं। आपको बताऊं, नए साल पर बांके बिहारी में नो एंट्री है, इतनी भीड़ है। तस्वीर देखिए जरा, बांके बिहारी की पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मंदिर के अंदर की तस्वीर, कदम रखने की जगह नहीं है। ये आप देख रहे हैं, नए साल से पहले भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है बांके बिहारी में। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है जो प्लान बना रहे हैं अभी जाने का, वो थोड़ा परहेज करें। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अंदर की तस्वीर देख लीजिए जरा, बाहर का नजारा देखिए। बाहर भी वही हालात है, एक कदम रखने की जगह नहीं बाहर भी। और रोज यही हाल है। कल भी मैंने आपको दिखाया था। आप देखिए काशी विश्वनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। वाराणसी जाएंगे, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के अंदर की तस्वीर है, बाहर इससे ज्यादा भीड़ है। अब एक और तस्वीर देखिए जरा, आपको लिए चलता हूं अयोध्या। अयोध्या में भी रोज हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। देखिए जरा, अगर बांके बिहारी का प्लान कर रहे हैं आप, तो मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। महाकुंभ जैसी भीड़ होने का दावा किया जा रहा है जैसे महाकुंभ में भीड़ थी। भीड़ की वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। नए साल पर बड़ी संख्या में लोग बांके बिहारी के दर्शन को आ रहे हैं। अब बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है, नए साल पर 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक यात्रा से परहेज करें।
बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से भीड़ का आकलन करने को कहा गया है। संभव हो तो यात्रा से परहेज करने की एडवाइजरी जारी की गई है और अति आवश्यक होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम बनाने की सलाह दी गई है। मंदिर प्रशासन ने इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की है कि श्रद्धालु अपने साथ कोई बैग या कीमती सामान न लाएं, निर्धारित प्रवेश और निकास मार्ग का ही इस्तेमाल करें। यहां अनाउंसमेंट हो रहा है, ध्यानपूर्वक सुने और उसका पालन करें। जूते चप्पल पहनकर मंदिर की तरफ ना आए, साथ ही जेब कतरों और चेन कतरों और मोबाइल चोरों से सावधान रहें। परिवार वालों की जेब में पता, फोन नंबर की पर्ची रख दें और ताकि बिछड़ने पर आपको सूचित किया जा सके। इतनी भीड़ है और बड़ी बात यह कि बुजुर्ग और छोटे बच्चे या बीमार व्यक्तियों को मंदिर में ना लाएं। इस वक्त खाली पेट मंदिर ना आए, जरूरी दवाइयों को भी साथ रखें। बाहरी गाड़ियों की पार्किंग वृंदावन से बाहर होगी। ये लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। सुनिए जरा, जो भक्त पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। 9 वर्ष की वजह से बहुत ही ज्यादा भीड़ और रस है यहाँ पे, बट लोगों का आस्था भरपूर है और लोगों में जोश और जुनून भरपूर है तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। इसलिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा लगा हमें मथुरा में आके। भक्तजनों से अनुरोध है, आइए एक बार भगवान का दर्शन जरूर करिए। दर्शन बहुत अच्छे हुए, भीड़ बहुत थी लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी कि हमें अच्छे से सभी जगह दर्शन हो। भगवान बुलाएंगे तो आना ही चाहिए, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, भगवान दे देंगे दर्शन जब उनको देने होंगे तो। बहुत ज्यादा रश है, बिल्कुल भी प्रॉपर से लाइन बनाने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करके जा रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम है दर्शन करना। प्रशासन ने व्यवस्था की है, प्रशासन की व्यवस्था तो ठीक है लेकिन जगह थोड़ी कम है। अब आइए आपको दिखाऊं कि मौसम क्या करवट लेने वाला है। नए साल पर प्लानिंग भी है और मौसम का हाल देखिए जरा। ये ताजमहल की 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ आपको ताजमहल नजर आ रहा है सामान्य दिनों में, दूसरी तरफ इतनी धुंध है कि ताजमहल गायब है। अगली तस्वीर आपको लिए चलता हूं श्रीनगर। श्रीनगर में डल झील आप देख रहे हैं, शिकारा चल रहे हैं, सैलानी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां भी सर्दी बहुत ज्यादा है और धुंध है। तो लोगों ने नए साल की पहले से तैयारी और प्लानिंग कर रखी है। काजीरंगा पार्क देखिए जरा, वहां भी सैलानी पहुंच रहे हैं। की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, मौसम बदलने वाला है। नए साल पर कैसे बिगड़ने वाला है मौसम। दिल्ली एनसीआर में नए साल का जश्न प्रभावित हो सकता है। 30 दिसंबर की शाम से आसमान में बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर को बारिश हो सकती है। 1 जनवरी को भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की चेतावनी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, नोएडा में AQI बेहद खराब और गंभीर बनी हुई है। अब यूपी की बात करें, देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में मौसम बिगड़ने वाला है। उत्तर भारत के कई शहरों में घने कोहरे की चेतावनी है। यूपी में 30 दिसंबर को 20 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट है। लखनऊ, कानपुर, मथुरा, आगरा में अलर्ट है। सुबह के समय यात्रा करने के दौरान अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा हिमाचल के साथ उत्तराखंड, दिल्ली में भी बारिश की चेतावनी है। कश्मीर और हरियाणा में भी बारिश की आशंका जताई गई है। बारिश की वजह से उन राज्यों में तापमान और ज्यादा गिरेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आ सकती है, जिससे कई जगहों पर ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस ठंड के बीच एक और जंग का मैदान बन गया है, वहां आपको लिए चलता हूं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि पुतिन के घर पर हमला हो गया है। आपको बताऊं, नए साल पर नया युद्ध होगा। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बताऊं, व्लादिमीर पुतिन के घर को टारगेट किया गया है। रूस के नोवगोरोद इलाके में पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला किया गया है। रूसी एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन गिरा दिए। रूस बोला इस हमले का बदला लेंगे। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि रूसी सेना तय करेगी कि बदला कब और कैसे लेंगे। बताया जा रहा है पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला किया गया है।
और आइए अब आपको बताऊं बड़ी चीज क्या है। एक तरफ पुतिन पर अटैक हुआ है, दूसरी तरफ ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही है। ये दोनों मिल रहे थे और उधर पुतिन पर हमला हो रहा था। ये दोनों मिल रहे थे, लेकिन अगली तस्वीर देखिए, ये मुलाकात की तस्वीर है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। ज़ेलेंस्की बात करने गए थे, संभव है कि अमेरिका मदद कर रहा है एक तरफ, और इस मकसद से ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो रही। दूसरी तरफ क्या युद्ध भी रुकेगा, इस लिहाज से भी बात हो रही। तो न सिर्फ ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिले, आपको याद होगा ज़ेलेंस्की इससे पहले जब गए थे ट्रंप से मिलने, तो ट्रंप ने उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठा दिया था कि कुछ भी पहन कर आ जाते हो, कम से कम सूट पहन कर आया करो। देखिए आज दोनों ने डिनर भी किया है। इस मुलाकात के बाद डिनर हुआ, दोनों खाने की टेबल पर एक साथ थे। Marjorie, Meriwether, I think you could sit outside and have some food. Would you like to have food, or do you consider that a bribe? And therefore you cannot. और देखिए इधर ट्रंप ज़ेलेंस्की से मिल रहे थे, उधर पुतिन यूक्रेन में बम गिरा रहे थे। पुतिन अटैक किया, यूक्रेन में कीव में अटैक हुआ। और यह खबर मैं आपको बता रहा हूं, इस बीच पुतिन के घर पर भी अटैक हो गया। 91 ड्रोन से हमला हुआ पुतिन के घर पर। लेकिन उससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस साल चौथी बार ट्रंप से मिल रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच 3 घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत हुई। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा जल्द रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा और युद्ध को खत्म करने के लिए हम समझौते के बहुत करीब हैं। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग सबसे मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है। डोनबास इलाके को लेकर रूस यूक्रेन में सहमति नहीं बनी है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी पूर्वी इलाका डोनबास छोड़ दे, लेकिन ज़ेलेंस्की अब तक इस बात पर राजी नहीं हुए हैं। यही है जड़। वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो किसी मोर्चे पर पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन शांति से बात नहीं मानता है तो रूसी सेना ताकत के बल पर टारगेट को पूरा करेगी। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि ज़ेलेंस्की 90% बातों को मान चुके हैं और जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा। लेकिन समझौता इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अब यूक्रेन ने पुतिन के घर को निशाना बना लिया है ड्रोन से, तो पुतिन आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। हम लोग रूस यूक्रेन के शांति समझौते पर बात कर रहे हैं। ये यूक्रेन के साथ सभी के लिए अच्छा होगा। हम लोगों ने युद्ध विराम के बारे में चर्चा की। इस मीटिंग के बाद मैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करूंगा। ये समझौता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर होकर रहेगा। लेकिन सिर्फ जंग का मैदान रूस और यूक्रेन नहीं है। क्या नए साल पर एक और युद्ध का मैदान रणभूमि बनने वाली है? एक और देश चीन ताइवान भी आपस में भिड़ने वाले हैं। ये बेवजह नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वहां भी बड़ी तैयारी चल रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, चीन बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। क्या चीन ताइवान पर अटैक करने वाला है?一炮3炮注意，接收目标信息，立即射击。收复宝岛台湾。तो न सिर्फ जमीन और आसमान में, बल्कि चीन समंदर में भी तैयारी कर रहा है।